चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के अगले चैप्टर पर, दैट इज कॉल्ड साउंड। साउंड जब हम पढ़ते हैं तब ये आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपको पता है कुछ बेसिक्स के बारे में, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, साउंड एक्चुअली है क्या? साउंड एक तरीके से वेव है, ठीक, एक मैकेनिकल वेव है। साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो वो कैसे मूव करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव है क्या? बेसिकली वेव एक डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे हमने पानी है, पानी में पत्थर मारा तो वेव्स क्रिएट होते हैं क्योंकि हमने पानी के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया है। वैसे ही जब हम बोलते हैं तो हम हमारी एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं। एयर पार्टिकल मीडियम है, तो उस एयर पार्टिकल में जब डिस्टर्बेंस होते हैं तब वो पार्टिकल नजदीक आते हैं, दैट आर कॉल्ड कंप्रेशन, और जो दूर है वो रेयरफैक्शन होता है। इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आगे मूव करता रहता है जब तक वो लिसनर के ईयर तक ना पहुंच जाए। लिसनर के ईयर में है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और सिग्नल पहुंच जाता है ब्रेन को। दिस इज हाउ वी हियर द साउंड। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ठीक, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। इसका मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि साउंड मैंने कहा एक वेव के फॉर्म में होती है। तो अगर मैं यहाँ पर वेव एक ड्रॉ करूँ तो आपने देखा होगा कि वेव का जो डायग्राम है वो ज़्यादातर जगहों पे आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो मैं वेव का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ उसके टाइम एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस पर मैंने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैं रिवीजन कराऊंगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये एक मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक, ये बेसिकली एक तरीके से डिस्टेंस है। तो अगर y की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो a की यूनिट भी सेंटीमीटर में हो जाएगी लाइकवाइज। ठीक, सेम ऐसे ही ये पहला टर्म हो गया एम्पलीट्यूड। दूसरा टर्म पे अगर मैं आऊं तो हम लोग बात करते हैं वन टाइम पीरियड की। ठीक है, वन टाइम पीरियड को समझने से पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी वन वाइब्रेशन की। वन वाइब्रेशन क्या होता है? देखिए, वन वाइब्रेशन का मतलब होता है जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ फ्रॉम द 0 पॉइंट ए से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहुंचा बी पर, फिर वापस मीन पोजीशन पर आया, लेट अस सपोज सी, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहुंचा बट ऑन द ऑपोजिट साइड एंड कम बैक अगेन टू द मीन पोजीशन। इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। ये जो जर्नी है फ्रॉम ए टू ई, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ठीक है, और एक वाइब्रेशन ट्रैवल करने में उसने कितना समय बिताया टू कवर वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कवर करने में कितना समय लगा, उसको हम बोलते हैं वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को यहाँ पर हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये ए से लेकर ई तक ये हो गया कैपिटल टी। तो व्हाट इज कैपिटल टी? ये टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन को कवर करने में जितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, अब ये जो टाइम पीरियड है, ठीक, इस टाइम पीरियड को हम एक और, इसमें एक टर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं और ये 1/T होता है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक, ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या, अगर हम रिकॉर्ड करें 1 सेकेंड, ठीक है, हमने रिकॉर्ड किया 1 सेकेंड, तो ये जो पार्टिकल है 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कवर करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ से हमने 1 सेकेंड स्टार्ट किया टाइमर और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 सेकेंड कंप्लीट हो गया, तो कितने वाइब्रेशन कवर किए? 1, ठीक, और 2 वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2।
ओके तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, टाइम को फिक्स करके जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी पर सेकेंड, या फिर फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट हो जाएगी जिसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं, कैपिटल H स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर मैं यहाँ पर 2 वेव बनाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेव आपकी ये है, ठीक है, ये एक वेव हो गई, ठीक, और दूसरी वेव आपकी ये है। तो इसको देखकर बताइए कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दिस इज 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में ऊपर वाली वेव कितना वाइब्रेशन कवर कर रहा है, 1, यहाँ तक 1 हो गया, फिर 2, तो 2 वाइब्रेशन कवर कर रहा है। बट यहाँ पर देखिए एक, ये 1 हो गया, फिर 2 और फिर 3 वाइब्रेशन कवर कर रहा है। ठीक, तो जितने ज्यादा वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कवर करेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। इस वाइब्रेशन को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, ऑसिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जब हम वेव्स पढ़ते हैं। तो साउंड भी वेव है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट अभी भी मिसिंग है जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ का मतलब है कि कितना डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया इन 1 ऑसिलेशन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैंने टाइम पीरियड t से डिनोट किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ से t हटा दूं और मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर x से डिनोट करूं, डिस्टेंस से डिनोट करूं, तो a से लेकर e तक दिस इज 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन है। तो एक ऑसिलेशन को हम बोलते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1 वेवलेंथ। ठीक, जिसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ये सिंबल होता है लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन टाइम पीरियड t। ठीक, तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है जो मैं मिस कर रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। ठीक है, वेव वेलोसिटी होता क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक मैं फॉर्मूला बना रही हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू 1/t, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला वेव वेलोसिटी का ये है, लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी अपॉन f, लैम्डा इज इक्वल्स टू v/f। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल बोर्ड में दिखेंगे। ठीक, अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो आपसे पूछा जाता है कि अगर हम साउंड में मीडियम चेंज कर दें, मतलब एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम ले लें, वाटर ले लें या एनी अदर मीडियम ले लें, तो इन 3 पैरामीटर्स में से कौन कौन से पैरामीटर पर अफेक्ट होगा, किस पर अफेक्ट नहीं होगा, ये भी आपको आंसर देना है। अगर मीडियम चेंज होता है बेटा, तो सबसे पहले वेवलेंथ चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है इस पर कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज, इट रिमेन अनचेंज्ड। उसका रीजन है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड सोर्स पर डिपेंड करती है। साउंड कहाँ से, किस जगह से प्रोड्यूस हो रही है, उसका सोर्स क्या है, मतलब गिटार है, सितार है, ड्रम है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। मीडियम अगर डिस्टर्ब होता है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी ही खाली डिस्टर्ब। साउंड वेव हमने क्या पढ़ा कि उसको मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव तभी मूव करता है जब वहां पर कुछ वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन माने कुछ मूवमेंट होता है ऑफ द मीडियम। ठीक, इसी वजह से साउंड वेव मैकेनिकल वेव बोली जाती है। मैकेनिकल वेव 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों एक स्प्रिंग है, ठीक है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, अगर मैं इस स्प्रिंग को खींचूं, इस तरीके से आगे की तरफ फोर्स लगाऊं और इसको खींचूं, तो इसमें जो पार्टिकल है मान लीजिए P,
ये पार्टिकल आगे मूव होगा अगर मैं स्प्रिंग को आगे खींचूंगी। अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगी इस डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल P है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग को मैं खींच रही हूँ, आगे या पीछे। तो कुल मिलाकर लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन या पार्टिकल का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है। ठीक, जैसे आपने फॉर एग्जांपल शांत पानी है, उसमें आपने एक छोटा सा पत्थर डाल दिया, तो आप क्या देखते हो कि जो लहरें होती हैं वो इस ऐसे करके आगे की तरफ मूव करती हैं। तो जिस डायरेक्शन में वो लहरें मूव कर रही हैं, मीडियम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल का मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव में भी पहले क्या होता है, कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, बट उसी डायरेक्शन में तो हो रहा है जिस डायरेक्शन वेव अगर इधर मूव कर रही है तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, वो लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव किसी कैटेगरी में आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अब एग्जाम्पल ले लो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रस्सी ली और उस रस्सी को यहाँ पर ऐसे बांध दिया, ठीक है, और उस रस्सी को मैं ऐसे करके एक हिस्सा खींच रही हूँ, और तो उसमें मान लीजिए पार्टिकल P है, तो अगर मैं उस रस्सी को खींच भी रही हूँ और ऊपर नीचे मूव भी कर रही हूँ, तो पार्टिकल P जो है वो ऐसे नीचे मूव करेगा या तो ऊपर मूव करेगा। वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। लेकिन पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, उसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। जैसे लाइट वेव, लाइट वेव एक आपकी ट्रांसवर्स वेव है। जो समुद्र की लहरें होती हैं, अगर समुद्र की लहरें में कोई हल्की सी चीज़ डाली, कोई खाली बॉटल डालिए, तो आपने देखा है समुद्र की लहरें आगे तो बढ़ रही होती हैं, पर वो जो बॉटल का मूवमेंट है वो लहरों में ऊपर नीचे मूव करता है, तो परपेंडिकुलर हो रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक, उसी के बेसिस पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, उस पर कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी की बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो गैस के केस में उसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा P/d, जिसमें P का मतलब होता है प्रेशर और D का मतलब होता है डेंसिटी। तो आपसे अगर क्वेश्चन MCQ में आ जाए कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो एक तो फैक्टर हो गया डेंसिटी, मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, बट प्रेशर पर वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के केस में हम जो एग्जाम्पल उठाते हैं वो बेसिकली टेंशन का, स्प्रिंग का जैसे केस हो गया वो उठा लेते हैं, तो अंडर रूट T/m होता है। ठीक, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। तो T क्या होता है, T माने होता है टेंशन, तो M माने होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब M जो है ना उसकी जो आपका यूनिट होगी वो बेसिकली kg/मीटर होगी, ये M/L होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो मतलब टेंशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव भी बढ़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, कभी कभार MCQ में आ सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम जो पढ़ते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव। लाइट वेव है क्या, लाइट वेव बेसिकली एक ट्रांसवर्स वेव है, पहले ही बता चुकी हूँ। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट वेव एयर में बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट जो साउंड वेव है वो 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ही चलती है। आपने देखा है ना, जब थंडर होता है तो लाइट आपको पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में दिखाई देती है, क्योंकि आवाज़ थोड़ा स्लो चलती है। ठीक, थर्ड पॉइंट में आता है कि जो लाइट वेव है हमारी, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, 10⁻⁶ के अराउंड होती है। साउंड की 10⁻² से लेकर 10 मीटर तक जाती है।
लास्ट पॉइंट है कि लाइट वेव वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है बट साउंड वेव वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। आपकी बुक में सेलिना आप ओपन करिएगा तो फर्स्ट 2 पेजेस आपके कवर करते हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल चलिए मैं कराती हूँ कि एग्जाम में कैसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है कि जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रेंज आपको दे रखी है। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाई एफ। ठीक है, अब मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगा जब फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी मिनिमम करूं तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो किस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है? वेलोसिटी तो 330 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी क्या मिनिमम है? 20 हर्ट्ज। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मुझे लैम्डा मैक्सिमम मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे लैम्डा मिनिमम चाहिए तो v अपॉन एफ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 330 अपॉन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 20,000 हर्ट्ज। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे मिनिमम लैम्डा मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आंसर पुट करूं तो ये आ रहा है 16.5 मीटर और ये आ रहा है 16.5 मिलीमीटर। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वेलोसिटी v की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना है दोनों के केस में फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। ठीक है, इसमें निकालना है और इसमें निकालना है। तो देखिए बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए सबसे पहला आपका दिमाग जाना चाहिए एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर एक्स एक्सिस फर्स्ट पार्ट में आपको t दे रखा है, तो जो t है t उससे हमें कौन सी वैल्यू निकल सकती है? टाइम पीरियड से वेवलेंथ नहीं डायरेक्टली आ सकता है ग्राफ को देखकर, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकल सकती है या वन टाइम पीरियड की वैल्यू पता चल सकती है। हमने पता किया था, हमने इससे पहले देखा था कि टाइम पीरियड ऑफ अ वेव 1 वाइब्रेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम चले तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दिस इज 1 वाइब्रेशन, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड भी T है तो यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू हो जाएगी 0.10 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है 1/t होता है, तो 1/0.10 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आ रहा है 10 हर्ट्ज। ठीक, हमको फर्स्ट पार्ट तो मिल गया, सेकेंड पार्ट में लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा का फॉर्मूला v बाई एफ होता है। v 20 है, फ्रीक्वेंसी 10 है, सॉल्व करने पर 2 मीटर आ जाएगा। ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक, अब बी पार्ट पे इस पर आ जाओ। इसमें देखिए आपका एक्स एक्सिस x है। अब डिस्टेंस को देख करके ग्राफ में टाइम पीरियड नहीं निकल सकता, फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली नहीं निकल सकती, तो डिस्टेंस को देखकर क्या निकल सकता है? वेवलेंथ। ठीक, तो यहाँ से हम चले यहाँ तक, एक वाइब्रेशन हो गया, तो एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। तो बी पार्ट में लैम्डा की वैल्यू होगी 2 मीटर, यूनिट हमें गिवन है। ठीक, तो पहला पार्ट तो देखकर ही आ गया। सेकेंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाई एफ होता है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2, वेलोसिटी कितनी है? 20। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी 10 हर्ट्ज। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि ग्राफ के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? एक्स एक्सिस। अगर t गिवन है तो कैपिटल T ये फ्रीक्वेंसी आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन है तो उससे आपको वेवलेंथ में। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। ठीक, उसमें t की वैल्यू जो 4.5 सेकेंड दे रखी है वो बेसिकली टाइम पीरियड इन एयर दे रखा है, ऑन द सरफेस दे रखा है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में टाइम फॉर द साउंड टू ट्रैवल इन एयर 4.5 सेकेंड दे रखा है। ठीक, आपको टाइम टू ट्रैवल इन वाटर आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा एक और पॉइंट मेंशन है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन वाटर इज 4.5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो मैं इसको v वाटर अपॉन v एयर को 4.5 कर सकती हूँ। ठीक, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो d की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो वेलोसिटी इन वाटर चलिए देख लेते हैं क्या होगा, d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो T इन वाटर इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेम ऐसे ही वेलोसिटी इन एयर क्या हो जाएगा, D तो सेम रहने वाला है, T इन एयर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, D और D तो कैंसिल, V वाटर अपॉन V एयर की वैल्यू 4.5 है, यहाँ पर T एयर ऊपर चला जाएगा और T वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा। एयर की वैल्यू 4.5 हमको गिवन है, ये हमको पता नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन से हमको टाइम पीरियड निकल जाएगा, दैट इज 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे, ग्राफ दे रखा होगा, उससे फ्रीक्वेंसी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक। अगर और कोई क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो आपको बनाऊंगी और अब आपको ऐसे कंटिन्यूअसली अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो में देती रहूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट।